गई प्रेजेंटेशन? ये मेरा आपके साथ ही ग्रुप था, हमारी तो यूनिवर्सिटी में ही हो गई थी। और ये तौसीफ की जी सबन हो गई वाला हमारे ग्रुप की भी। तौसीफ अल्लाह। जी जी हमारे ग्रुप की भी हो गई है। ये ज़्यादा लोगों का कौन सा ग्रुप है, किस नंबर पे आ रहा है? लर्निंग हमारी सारी ग्रुप की होगी थी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर इन रोल वाले जो स्टूडेंट है उनकी नहीं हुई अभी। तो उन्होंने कब प्रेजेंट करना है? सर कल की क्लास में, परसों की क्लास में कर देंगे, कल तो क्लास नहीं है। तो आज क्या था? सर हमें पता ही नहीं है कि आज कोई ग्रुप रहता है या हो गया है, तो इस वजह से। देखिए ये चीज तो आपने याद रखनी है ना कि लिस्ट के मुताबिक हम देखें। चले ठीक हो गया, यानी कि इस ग्रुप के अलावा और कोई बंदा नहीं रहता, बाकी सबकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है। तो हमने इसको यही समझना है कि सबकी प्रेजेंटेशन अब हो चुकी है। हम पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है, कौन सा हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था? बताएं, शाबाश। सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसके बारे में मुझे बताएं। तो वो कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया? सर वैसे तो अल्फ्रेड एडलर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था, एडलर पढ़ लिया था हमने। और हम थे कैरन हॉल ने भी पढ़ लिया था। ये बाकी लोग अपना माइक बंद कर लें प्लीज। एरिक्सन के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसकी स्टेजेस हमने पढ़ ली थी। और इसका हमने फर्दर आगे जो इसने असेसमेंट और थेरेपी वगैरह के मुतल्लिक बताया था, वो भी इसका हो गया था। और उसके बाद आ जाता था हमारे पास कोहॉर्ट को भी आगे वाली cohort। न्यू फ्राइडियन हम मेरा ख्याल पढ़ रहे थे। और इसमें सर मैंने आपसे एक चीज और पूछनी थी। सर आरिफ साहब ने ना सबको जो स्लाइड्स वगैरह हैं और असाइनमेंट जी पोर्टल पे अपलोड करने का कहा है, आपकी जी भी इस तरह ही करनी है हाँ जी, स्टूडेंट पोर्टल पे? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही करनी है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड्स पर्सपेक्टिव, द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर इन बोथ टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी in which behavior was classified into discrete all or nothing categories। अब शुरू में क्या हुआ कि खसूसियात की बुनियाद पे इंसानी किरदार से मुतल्लिक जो खसूसियात होती है उसकी बेस पे किरदार को यानी कि क्लासीफाई किया गया, मुख्तलिफ कैटेगरीज में रखा गया। फॉर एग्जाम्पल हिपोक्रेट्स क्लासिफाइड इंडिविजुअल एज अ melancholic, choleric and phlegmatic and
sanguine and explain the behavior of each of these mutually exclusive types by posting the operation of body humors and or internal fluids. अब हिपोक्रेट्स ने जो खून की बुनियाद पे या जो हमारे अंदर मादा वगैरह है उसकी बुनियाद पे इसको कैटेगरीज को में डिवाइड किया किसी बंदे की शख्सियत को. स्पेसिफिकली he proposed that a predominance of black bile is a black bile का concept दिया caused people to be melancholic and depressed. इसने कहा जिनमें ब्लैक बाइल पाई जाती है वो वजह बनती है लोगों में मेलनकोली की, डिप्रेशन की एंड एक्सेस ऑफ येलो बाइल जिनमें येलो बाइल पाई जाती है मेड देम इरिटेबल, वो उनमें बेचैनी की कैफियत पैदा कर देते हैं एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, उनका मिजाज जो होता है वो थोड़े ऐसे के लिए यानी कि चेंज होता रहता है. टू मच फैलगम मेड देम स्लो एंड लेट एंड लेदर lethargic and disappropriate amount of blood cause them to be hopeful and sanguine. अब इसमें उसने कहा कि जिनमें बहुत ज़्यादा फैलगम वगैरह पाया जाता है वो क्या करता है, एक तो डिसप्रोपोर्शनेट बना देता है जो ब्लड के अमाउंट है उसको, और दूसरा ये काज करता है दूसरी तरह के सैंगुइन क्या है. हिपोक्रेट्स आल्सो बिलीव दैट बॉडी टाइप्स वाज रिलेटेड टू फिजिकल डिजीज, जो बॉडी किस किस्म की होगी वो उस तरह की यानी कि फिजिकल डिजीज की को काज करेगी. ऑन द बेसिस ऑफ हिज मैनी ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट, उसने बहुत से मरीजों का मुशाहिदा किया. ही कंक्लूड दैट पीपल विद शॉर्ट थिक बॉडी, जिन लोगों का जिस्म जो होता है वो शॉर्ट होता है और थिक होता है, वर प्रोन टू स्ट्रोक, उनको यानी कि अटैक वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड दूज विद टॉल एंड थिन, जो लंबे होते हैं और थिन बॉडीज रखते हैं उनमें ट्यूबरकुलोसिस जो है वो होने के चांसेस होते हैं. द inadequacy of such typologies are painfully clear. They involved unsophisticated and oversimplified theoretical and empirical treatment of different behavior along with medical explanation. इस तरह से इसने मुख्तलिफ पदार्थ के मतलब बताया जिसके वो फिजिकली जो उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ ये मेडिकली हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ हो रहे हैं. अगर हम ट्रेड थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले गोल्डन आलपोर्ट आ जाता है. गोल्डन आलपोर्ट वाज बोर्न इन 1897. ये मेरा ख्याल हमने पढ़ना शुरू किया था. इंडियाना में पैदा हुआ था. द सन ऑफ द कंट्री डॉक्टर, हाँ, और ये कंट्री डॉक्टर का बेटा था, ये कर लिया था. और ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ पर्सनैलिटी, अब इसका कॉन्सेप्ट बनना था. Alport, like many investigators in the discipline, comments on the virtual impossibility of defining personality in precise terms. इन्होंने वाज़ह तौर पे पर्सनैलिटी को बयान करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तहकीकात की और इस शोबे के अंदर उसने बहुत से काम किया. आफ्टर रिवीलिंग डेफिनेशन ऑफर्ड बाय द theologians and philosophers, lawyers, poets, sociologists, psychologists, Alport proposed his own version in his first book. उसने अपनी जो पहली किताब थी उसमें अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया शख्सियत को. फॉर हिम इसके नज़दीक पर्सनैलिटी वाज व्हाट मैन रियली इज, कि इंसान हकीकत में क्या है. बट दिस डेफिनेशन वाज स्टिल टू ब्रीफ, ये डेफिनेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रीफ थी और वैग्यू थी, इसमें ये वाज़ह नहीं थी. According, he offered a more precise one. Personality is the dynamic organization within the individual. एक बंदा है उसके अंदर बहुत सी कुव्वतें जो होती हैं वो पाई जाती हैं जिसको उसने पर्सनैलिटी का नाम दिया. ऑफ दो साइको ऑफ फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट. और ये एक ऐसा निज़ाम होता है जो कि साइकोफिजिकल सिस्टम बनाता है जो कि डिटरमाइन करता है कि इस बंदे के किरदार की कौन कौन सी खसूसियात हैं या वो क्या सोचता है. Alport referred to personality or self as a dynamic organization. Alport जो है शख्सियत को इस तरीके से बयान करता है या ज़ात को इस तरीके से बयान करता है कि एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है. Because he believed that personality can't usefully
he regarded as a collection of fragmented components acting independently of one another. इसने कहा कि पर्सनैलिटी जो होती है उसको हम can't usefully be regarded as a collection of fragmented component कि जो जितने भी fragmented components हैं उनका मजमूआ के तौर पे हम शख्सियत को इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि ये आज़ाद आना इंडिपेंडेंट होती है, आज़ाद होती है। तो और इसके अलावा आर्पोर्ट सा पर्सनैलिटी एज स्ट्राइविंग टूवर्ड्स यूनिटी कि हम शख्सियत जो होती है वो कोशिश करती है कि वो यूनिटी की तरफ जाए। And as a continually evolving and changing, the person is in the state of becoming. आज जो सिचुएशनल इन्फ्लुएंस हैव एन इफेक्ट, कुछ ऐसे इर्द गिर्द के माहौल से भी इसके फैक्टर्स होते हैं जो कि इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं। इट इज़ द इंडिविजुअल ओन परसेप्शन, ये बंदे की एक इंफरादी जो है परसेप्शन होती है जो कि ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस दैट डिटरमाइन हिज और हर बिहेवियर, जो कि उसके किरदार पर असरअंदाज होती है। Thus, in Alport view, even behavior that seems to be controlled by external forces is really controlled by the internal forces. आलपोर्ट का ये जो मानना था कि जो हम कहते हैं कि किरदार जो है वो बैरूनी कुव्वतें कंट्रोल करती है, हकीकत में हमारी अंदरूनी कुव्वतें इसको कंट्रोल कर रही हैं। For example, if a child is a hellion at home and an anger outside, he obviously has two contradictory tendencies in his nature, or perhaps a deeper genotypes that would explain the opposing phenotype. अब वो कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा जो है वो घर में बिल्कुल ठीक है और घर में बहुत ज़्यादा यानी कि तोड़ फोड़ करने वाला है और बाहर जो है वो फरिश्तों की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये उसके अंदर दो तरह की जो टेंडेंसीज पाई जाती है, सलाहियतें पाई जाती हैं, या दो तरह की उसके अंदर खसूसियात पाई जाती हैं जो कि टोटली एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। सिचुएशन वुड सिंपली प्रेडिक्ट दैट द चाइल्ड वुड बिहेव डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन विच सिचुएशन इज सेलियंट। अब वो कह रहा है कि ये जो सिचुएशंस होती है इसका अनुसार बच्चा जो है वो प्रेडिक्ट करता है कि उसे ने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का बिहेवियर अपनाना है। Alport contended that the difference in behavior are caused by opposing tendencies. अब उसने कहा कि जो आलपोर्ट का ये मानना था कि जो फर्क आता है बिहेवियर में वो किसकी वजह से आता है, जो हमारे अंदर ओपोजिशनल या अपोजिंग टेंडेंसीज होती हैं उनकी वजह से आता है, या जो ट्रेड्स होती हैं उनकी वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल by learned dispositions to act differently in two different situations, वो बात का ये सीखा हुआ होता है कि हमें किस तरह की सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करना है। Alport became more Freudian in his suggestion that a unifying genotype actually may be responsible for the two phenotypes. अब जो सर कुछ जी लोग कह रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। कहाँ से एक्सेप्ट करूँ, कहाँ है वो? सर लाइबा Finally, Alport definition of personality refers to the individual characteristics. आलपोर्ट ने जो शख्सियत है उसको इस तरीके से बयान किया कि हर फर्द की जो खसूसियात होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, यूनिक होती है उसका किरदार, उसकी सोचें। Alport maintained that all traits were apparently shared with others are, और उसने कहा कि ये जितनी भी ट्रेड्स होती हैं वो बाकी सब में भी पाई जाती है एट बेस, और he acknowledged that this aspect of the definition is very broad, कि ये जो हमने कंसेप्ट दिया है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। Alport view of personality emphasized uniqueness. Alport ने किस चीज़ पे फोकस किया, यूनिकनेस पे किया कि हर बंदा जो है वो यूनिक है, एंड द इंटरनल कोग्निटिव, और इसके साथ साथ उसके अंदर जो सोचने की सलाहियत और उसका मोटिवेशनल प्रोसेस जो है
जो कि असरअंदाज होता है उसके बिहेवियर पर, इस चीज़ पे उसने फोकस किया। These internal process and structures include personal physique, intelligence, temperament, reflexes, drives, habits, skills, beliefs, intentions, attitude, values and traits। अब ये जो इंटरनल प्रोसेस है, जो उसकी सोचने की सलाहियत होती है या अंदर उसके जो भी चल रहा होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, ये जो हम सोच विचार करते हैं, जो हमारा अंदर प्रोसेस हो रहा होता है, बेसिकली उसने कहा कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इंक्लूड होता है, इसमें शामिल होती है हमारी फिजिक, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मिजाज, हमारा रिफ्लेक्सेस वगैरह, हमारे ड्राइव्स और हैबिट, स्किल, ये सारी की सारी क्या है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आपकी ट्रेड्स वगैरह। ऑल पोर्ट सीज पर्सनैलिटी एज अ जॉइंटली डिटरमाइंड। आलपोर्ट ने इन सबको इकट्ठा मिला के पर्सनैलिटी को डिफाइन किया बाय बायोलॉजिकल एंड द इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल ही और इन्वायरमेंटली दोनों चीज़ों को हमने मिला के उसने शख्सियत को एक्सप्लेन किया। उसके बाद आ जाते हैं द फिजिक एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द इंडिविजुअल आर लार्जली इनहेरिटेड। अब उसने कहा जो फिजिक होते हैं मोस्टली हम देखते हैं कि जिस तरह का फादर हो या जिस तरह की मदर हो वैसा ही बच्चा होता है। अगर लंबे माँ बाप हो तो लंबा होता है, उसकी फिजिक वैसी होती है। और इसी तरह इंटेलिजेंस लेवल का भी यही देखने में मिला है, जो डॉक्टर्स के बच्चे होते हैं वो मोस्टली ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर। और इसमें उसने कहा है कि ये किस वजह से होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें विरासत में मिलती है एंड सेट लिमिट्स ऑन द पर्सनल एबिलिटी टू अडेप्ट टू हिज और हर इन्वायरमेंट। और ये हमें इस काबिल बनाती है कि जो हमारा माहौल है उसको हम अडॉप्ट कर सकें इसके मुताबिक। टेम्परामेंट टू, टेम्परामेंट जो होता है, मिजाज जो होता है, ये भी इनहेरिटेड होता है। इट इज़ द इमोशनल फेसेट ऑफ पर्सनैलिटी। ये हमारा जो है शख्सियत का एक जज्बाती अमल जो है एंड इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक फिनोमिना ऑफ एन इंडिविजुअल इमोशनल नेचर। और जो उसकी जज्बाती कुदरती तौर पर वो जज्बाती कंडीशन होती है, ये उसकी एक खसूसियात होती है, इंक्लूडिंग इज susceptibility to emotional stimulation, his customary strength and speed and response, the quality of his prevailing mood, and all peculiarities of fluctuations and intensity in mood. These inherited structure and process are shaped by the personal environmental experience। ये जो हमें विरासत में साथ के मिले होते हैं, जो हम अमल कर रहे होते हैं, इसका इन्हिसार ये किस तरह शेप होते हैं, ये हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उसकी बदौलत ही ये शेप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड विद एन एक्साइटेबल एंड एक्टिव नेचर, एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा जोश रखता है या बहुत ज़्यादा एक्टिव है नेचर में, मे हैव इट altered by a family environment where his parents are extraordinarily harsh and controlling। और एक वो यानी कि ये सब कुछ ना कर पाए क्योंकि वहाँ का जो माहौल है इस तरह का है कि माँ बाप जो हैं बच्चे को डांट के रखते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती से पेश आते हैं और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आलपोर्ट बिलीव दैट एट बर्थ the infant is almost entirely a creature of heredity। कि एक बच्चा जो पैदा होता है वो तकरीबन विरासत में ही सब कुछ लेके आता है। येट नॉट इवन इनहेरिटेड टेंडेंसी इज ऑब्जर्व्ड एट बर्थ। ताहम जो है हम सारी जो इनहेरिटेड टेंडेंसीज हैं यानी कि जो विरासती खसूसियात है वो सारी की सारी जब वो पैदा होता है तब नहीं देख सकते थ्रू आउट लाइफ। और ये विद द पैसेज ऑफ द टाइम, और जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है वैसे वैसे हमें इनका इल्म होता है। देयर इज अ सब्टल बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस अपॉन डेवलपमेंट। अब इसके जो है बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस भी होता है इनकी डेवलपमेंट पर। एज द पर्सन मेच्योर, जैसे ही एक बंदा जो है वो मेच्योर होना शुरू होता है, हो एवर चेंजेस आर सो थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। तो वो माहौल के साथ जो उसके तल्लुकात होते हैं उनमें भी तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। एंड द कंबाइंग लर्निंग प्रोसेस
और वो नई चीज़ें सीखना शुरू हो जाता है। इन जनरल आमतौर पे आलपोर्ट बिलीव दैट विद ग्रोइंग मैच्योरिटी, जैसे जैसे मैच्योरिटी बंदे में आती है, बंदा समझ बूझ रखना शुरू करता है, वी बिकम इंक्रीजिंगली एक्टिव, तो हम जो है वो ज़्यादातर एक्टिव हो जाते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, एंड करेक्टरिस्टिकली रैशनल हो जाते हैं, लार्जली एज द रिजल्ट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। ये सारे का सारा जो कुछ हो रहा है वो सारा किसकी बुनियाद पर हो रहा है? हमारी लर्निंग एक्सपीरियंस की बुनियाद पर हो रहा है। वी बिकम increasingly capable of making conscious and deliberate choice among alternative behavior। हम जो है वो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर रखना शुरू कर देते हैं और फिर हम डेलिबरेटली बहादुराना तौर पे चॉइस करते हैं कि अगर उसके अल्टरनेटिव बिहेवियर है तो वो हम अपना सकें। Allport choose this positive and optimistic approach in reaction to the more pessimistic view current at the time। उस वक्त जो पेसिमिस्टिक व्यू चल रहा था, बहुत से थ्योरिस्ट आए, उन्होंने पेसिमिस्टिक व्यू दिया। आलपोर्ट ने इसमें आकर एक मुस्बत और ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया, which he believed were too static, जो कि बहुत ज़्यादा स्टैटिक से रिडक्शनिस्टिक और मैकेनिस्टिक से, and placed too much emphasis on the unconscious and irrational side of human personality। जिन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किस पे किया था? लाशोर पे और गैर हकीकी जो एक इंसान की शख्सियत है उस पे उन्होंने फोकस किया था। Allport humanistic theory was an attempt to provide much need corrective for his one side view। अब आलपोर्ट ने की थ्योरी जो है वो ज़्यादा कोशिश कर रही है इस चीज़ पर फोकस करने की कि जी हमें उसकी जो है वन साइड, जो दूसरी यानी कि साइड होगी, उस पर भी ज़रूरत है तवज्जो करने की। द थ्योरी ऑफ द ट्रेड। The major concept in Allport trade theory revolve around the different kinds of trade। अब जो उसने बुनियादी नज़रिया पेश किया आलपोर्ट ने आलपोर्ट थ्योरी के अंदर, वो मुख्तलिफ जो ट्रेड्स हैं उनके इर्द गिर्द थे। That are contain the proprium and self and how they are shaped, कि किस तरह से सेल्फ बनती है और किस तरह से ये शेप कर रही है एज द सेल्फ कंटिन्यू टू डिवेल्प, कि वो उसकी जो ज़ात है वो बनती रहे, कंटिन्यू डिवेल्प होती रहे एज द पर्सन प्रोसीड थ्रू द लाइफ स्पैन, जैसे जैसे बंदा जिंदगी गुजारा है। इन आलपोर्ट थ्योरी, आलपोर्ट की थ्योरी के अंदर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है समझना, टू लिंक बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, कि जो एक ट्रेड है उसके नुक्ते को का तल्लुक क्या है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ, और जो ज़ात का नज़रिया है उसका और ट्रेड का जो नज़रिया है उनके दरमियान लिंक को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। It is clear however that the self is the broader। ये वाज़ह है कि जी जो ज़ात है वो बहुत ज़्यादा वसी है, more encompassing term within the self, and within the self we find not only the personal trait, सेल्फ के अंदर ना हम सिर्फ पर्सनल ट्रेट देख सकते हैं बट हिज और हर हैबिट्स, इसके अंदर हम किसी बंदे की आदतों, ज़रूरत, दिलचस्पी और उसकी महारत को भी देख सकते हैं। फॉर आलपोर्ट इट इज ट्रेट दैट आर सेंट्रल इन हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस। आलपोर्ट के नज़दीक ये एक ट्रेट है जो कि हमारी मदद करती है ये समझने में किसी भी बंदे की यूनिकनेस, उसके स्टाइल, उसके एक्सप्रेसिवनेस और उसके बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करती है। Thus traits are the key structure within the self। कि जो ट्रेड्स है वो एक की स्ट्रक्चर होता है ज़ात के अंदर, यानी कि अगर ज़ात है तो उसका जो बुनियादी एक कंपोनेंट है वो ट्रेड है। जब तक हम ट्रेड को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी बंदे की शख्सियत या ज़ात को नहीं समझ सकते। ट्रेड इनिशिएट एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर। ट्रेड क्या करती है कि वो एक बंदे को कोई भी एक्शन लेने पे, कोई भी काम करने पर बराह रास्त जो है मजबूर करती है इन द यूनिक वे, खास तरीके से,
Knowledge of their operation increase our understanding of the individual immensely. अब जो इल्म होता है वो हमें इस काबिल बना देता है कि जी हम समझ सकें और उस तरीके से हम बिहेव कर सकें. The self act as a unifying force, striving to bring a sense of coherence to the various characteristics and ability of the person. एक बंदे के अंदर जो सलाहियतें हैं या उसकी खसूसियात हैं उनका आपस में जो उनका आपस में जो यानी कि तल्लुक है उसको बेहतर बनाने के लिए जो है वो कुव्वतें काम करती रहती हैं. What is trait? For Allport, a trait is a generalized and focalized neuropsychic system with the capacity to render many stimuli functional equivalent and to initiate and guide consistent form adaptive and expressive behavior. अब ट्रेड क्या है? एक जनरलाइज और फोकलाइज न्यूरोसाइकिक सिस्टम है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है तो वो मुख्तलिफ स्टिमुलस को इकट्ठा करें और उनको इकट्ठा करने के बाद एक यानी कि जिस तरीके से वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक काम करते हुए अपने माहौल को अडॉप्ट करें और इसके साथ साथ अपना बिहेवियर जो काम यानी कि करना है वो करें. A trait is something that actually exists. Trait एक ऐसी चीज है जो कि पाई जाती है but it is invisible. लेकिन हम इसको देख नहीं सकते. It is located in a certain part of the nervous system. ये nervous system के एक खास हिस्से में पाई जाती है. Although we don't see it, या हम इसे लिहाजा हम इसको देख नहीं सकते. We infers existence by observing the consistency in personal behavior. These similar stimuli are all capable of arousing a trait readiness within the person. The trait manifests itself through a variety of response. अब ट्रेड्स की वजह से बहुत से हम रिस्पॉन्स करते हैं और ट्रेड्स जो है वो हमें तैयार करती है कि हम कोई एक्ट करें. However, in the sense that they serve the same function and that is expression of the trait. जब हम कोई काम करते हैं तो वो हम क्या कर रहे हैं? अपने ट्रेड को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं. Or in this pose, that is the expression of the figure 8.1 illustrate the manner in which a trait operates. उधर बताया गया है कि किस तरीके से एक ट्रेट जो है वो काम करती है. In this example, a college man shyness is inferred from his inability to establish friendship with other students. अब एक लड़का या एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीले हो तो उसकी ये ट्रेड जो होगी वो इंटरफेयर करेगी कि वो किसी के साथ फ्रेंडशिप रखने में उसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बनाने में उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है. इज अवॉइडेंस ऑफ सोशल गैदरिंग. वो क्या करेगा जी? जो मजमुआ होता है माशरती लोगों का जो एक मजमुआ होता है उधर जाने से अवॉइड करेगा. इज इंजॉयमेंट ऑफ पोलेट्री recreational activities such as reading and stamp collecting. और उसकी जो लुत्फ़अंदोज़ी होगी वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में होगी जैसे कि वो कोई बुक पढ़ ले या कोई स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट कर ले. एंड हिज हेसिटेंसी इन पार्टिसिपेटिंग इन सेमिनार डिस्कशन. लेकिन जो वो है वो हिचकिचाएगा तो वो किसी तरह के सेमिनार में अगर कोई बहस मुबहसा चल रहा है तो उसमें वो शमूलियत हासिल करने में जो है वो हिचकिचाएगा. अब कुछ ट्रेड्स जो हैं वो उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कुछ ट्रेड्स होती हैं जो कि अफेक्ट कर रही होती हैं. वो ट्रेड्स कौन सी है? कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स. Allport also made a number of distinction among various kind of trades. अब उसने कहा है कि आलपोर्ट ने जो है बहुत ज़्यादा तादाद में फ़र्क को बयान किया है जो मुख्तलिफ ट्रेड्स के दरमियान आप पाया जा रहा है. Characteristics that are pervasive dominant in a person's life he called the cardinal traits.
वो वाली खसूसियत जो एक बंदे को में डोमिनेंट होती है, जो उस बंदे में ज़्यादा नुमाया तौर पे नज़र आती है, हम उसको कार्डिनल ट्रेट्स कहते हैं। दीज आर द मास्टर मोटिव। ये एक मास्टर मोटिव होता है, रूलिंग पैशन और इमेंडेंट traits. For example, a person may have an overwhelming need to be power. एक बंदा है, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकत को हासिल करने की, कि वो सबके ऊपर अपना, यानी कि एक ग्रुप है, ग्रुप के अंदर अपना होल्ड जमाए और उसको ताकत मिले. A need for power that can be inferred for virtually all his behavior. जितने भी उसके हमदर्दी या जो अच्छे काम होंगे वो उसके साथ इंटरफेयर करेगी. एक तरफ यानी कि वो अच्छे काम करता है, दूसरी तरफ क्या है, उसे पावर की ज़रूरत है. जब पावर की ज़रूरत है तो डेफिनेटली उसको रूल आउट करना पड़ेगा, तो वो इंटरफेयर करेगी उसके इस तरह के बिहेवियर का. सच अ पर्सन वुड नॉट ओनली स्ट्राइव टू अटेन पोजीशन और पावर. ऐसा बंदा जो है वो माशरे में ना सिर्फ अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, बट वुड आल्सो इंटरेक्ट विद हिज गोस्ट पार्टनर, हिज मेल कैरियर, his children and his marriage partner in a similar fashion. वो इन सब को भी इसी तरीके से ट्रीट करता है. वो ट्राई टू डोमिनेट हिज स्पाउस. वो अपनी बीवी पे यानी कि डोमिनेट आने की कोशिश करता है. वुड इवन ट्राई टू डेस्परेटली टू विन अ गेम ऑफ पिन पॉन्ग विद हिज 5-year-old डॉटर. तो वो कोशिश करता है कि जो अगर बच्चे के साथ कोई गेम खेल रहा है तो उसमें भी वो जीतने की कोशिश करता है. यानी कि अपने आप को जो भी डोमिनेट करने की कोशिश वो करेगा ना, वो उसकी सेंट्रल ट्रेट कहलाएगी. कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंट्रोल लेस ऑफ पर्सनल बिहेवियर. बाकी जो रह गया ना, कॉमन ट्रेट वर्सेस पर्सनल डिस्पोजिशन, इसका